हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखने वाले हैं साइकोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी में बार बार पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए हर एक सवाल जरूर आप अटेम्प्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है और हमने 15 यूनिट से हर एक टॉपिक्स को कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो बीपीएससी टीआरई 3 में 22 से 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप, जिसके अंदर साइकोलॉजी का 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, जो आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया था, आपको सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिर्फ आपको 500 में। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके सारे डाउट आप ना क्लियर कर सकते हो। और डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और डेली आप आज आप 5 पीएम पे एक टेस्ट सीरीज भी होने वाला है, तो उससे पहले आप जरूर इस ग्रुप को ज्वाइन करके उस टेस्ट सीरीज को जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय के साथ कौन कौन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शाब्दिक परीक्षण, शक्ति परीक्षण, गति परीक्षण या निष्पादन परीक्षण? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पावर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक शिक्षण अधिगम व्यवहार सूचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधि का उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है बहुस्वेदी अधिगम, ऑप्शन बी है दल शिक्षण, ऑप्शन सी सहकारी अधिगम या ऑप्शन डी अभिक्रमित अधिगम। जब आप कोई भी स्ट्रेटेजी या टीचिंग लर्निंग जब आप ग्रुप में स्टूडेंट को डिवाइड करते हो और वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटी करते हो, उससे आपका इम्प्रूव होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट, जो आप कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है कि स्प्रेंगर का व्यक्तित्व क्लासिफिकेशन व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सिलगुन उपागम, ऑप्शन बी है प्रकार उपागम, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्ति उपागम या ऑप्शन डी मनोविश्लेषण उपागम। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। आप जाकर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 देख सकते हो स्प्रेंगर का, उसमें पर्सनालिटी दिया होगा, पर्सनालिटी ऑफ रिलेटेड विच अप्रोव पर्सनालिटी असेसमेंट, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टाइप अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थी के अच्छे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है काल्पनिक दुनिया में रहना, जीवन में संतुलन, अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं का ज्ञान या ऑप्शन डी अवांछित चिंताओं से मुक्त। मतलब ऐसा कौन सा गुण आपके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं माना जाता, आपको ये बताना है। तो आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हर कोई एक काल्पनिक दुनिया में रहना पसंद करता है। जो हम इमेजिन करते हैं कि हमारी लाइफ एक फैंटेसी वर्ल्ड हो, ऐसा हमारा नौकरी निकल जाए बिना पढ़े, थोड़ा सा मेहनत करें और मेरा सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल कैसा भी रहे,
डोमिसाइल लागू हो, मतलब अपने आप से मतलब रखना, अपने ख़्याली दुनिया में बने रहना, उसे कहा जाता है लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। एक बात याद रखना, अगर आप मेहनत नहीं करते हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। बाय लक 100 में से 2% ऐसे लोग होते हैं जो बाय लक आपका मेहनत ना करते हुए लक के डिपेंड पे आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, लेकिन वो इन फ्यूचर काफ़ी काम नहीं आता। इसलिए उस 2% के कैटेगरी में बिल्कुल मत आना आप। आप मेहनत करो, अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हो, आप ईज़िली क्रैक कर जा सकते हो। इसलिए हमने बहुत सारे मतलब इतने सारे नोट्स देने के बाद इसलिए हमने टेस्ट सीरीज़ रखा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि हम जितना पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि यार ये सारे क्वेश्चन हमको तो याद हैं। लेकिन वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में जब पूछे जाते हैं, थोड़ा-सा लैंग्वेज को डिफरेंट कर देता है और उसमें आप फँस जाते हो और उसमें आप गलत आंसर टिक आउट करके चले आते हो, आंसर पता होते हुए। इसलिए हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ रखा है, जिससे आप जितना भी कंप्लीट नोट्स तैयारी कर लो, कितना भी आपने पढ़ाई कर लो, लेकिन अग आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं होता है। एग्ज़ाम में जो आंसर जानते हुए भी गलत आंसर टिक आउट कर देते हो, उस सारे डाउट को, उस कॉन्फिडेंट को बिल्ड करने के लिए हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ रखा है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ और हमने बहुत जल्द मतलब 1 से 2 दिन के अंदर एनसीईआरटी का सीरीज़ ऑनलाइन टेस्ट हम लेके आ रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर को काफ़ी डिटेल में व्याख्या सहित आपको टेस्ट सीरीज़ दिया जाएगा, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने एनसीईआरटी तो पूरा कंप्लीट कर ही लोगे और एग्ज़ाम आई थिंक मार्च में होगा। मार्च या फिर मेबी आगे भी जा सकता है। तो उस टाइम तक सारे 500 में आपको वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक मिल रहा है, तो उसमें जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस हों या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, वो सारे टॉपिक्स हम टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको, क्योंकि नोट्स में तो कंप्लीट हमने सारे नोट्स कंप्लीट कर ही दिए हैं। बाकी टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको वो सारे टॉपिक्स आपको देंगे, जिससे आप बेटर ऑनलाइन और प्लस प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करके अपने सारे डाउट और एग्ज़ाम तक एक 100% आपकी तैयारी हो चुके। जो इसमें थोड़ा बहुत भी मेहनत करेगा, ईज़िली क्रैक करेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर अपना, इसका मेरा दावा है। क्योंकि आप बस आपको क्या करना है, बस जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं, बस अगर आप 100% उसे डिलीवर कर रहे हो, उसके सिवा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप जो आपका फैंटेसी वर्ल्ड है, जो अपना काल्पनिक दुनिया देख रहे हो, उससे बस दूर निकलो, क्योंकि इस दुनिया में मैं भी रहता हूँ। मैं बहुत कुछ सोचता हूँ कि अरे! इतना आसान है, मतलब ऐसा वीडियो बना देना, बस हो गया, पैसा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आप काफ़ी एफर्ट डालते हो। मैं जब स्टार्ट किया था, मुझे लगा था कितना आसान है, लेकिन आसान कुछ नहीं है। एफर्ट लगाना पड़ रहा है, हर एक क्वेश्चन फाइंड करने में अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि भले कुछ इससे इनकम ना हो, लेकिन अगर आप एक लाइक करते हो तो ऐसा लगता है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो आपके एक लाइक पे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो बस आपसे मैं यही कहूँगा, फैंटेसी वर्ल्ड छोड़कर, काल्पनिक दुनिया छोड़कर धरती पे आओ और बस मेहनत करते जाओ। रिज़ल्ट का चिंता मत करो, कभी रिज़ल्ट क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। बस कंटिन्यू, सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि आप एक काम को लगातार करते रहना। अगर आप कंटिन्यूटी अपने अंदर बरकरार रखते हो, एक दिन आप बस, एक दिन तो आप ज़रूर अपना सिलेक्शन लेके रहोगे। बस हिम्मत मत हारना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब एक किशोर अपने माता-पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है, तो अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। ये किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का एक उदाहरण है? ऐसा हम लोग बहुत बार करते हैं। किसी और का गुस्सा किसी और पे हम लोग उतार देते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसा एग्ज़ाम्पल किस ऑप्शन में सूट करता है। पहला ऑप्शन है रिफर्जन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन या डिस्प्लेसमेंट। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डिस्प्लेसमेंट, किसी और का गुस्सा किसी और पे उतार देना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वो मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सहज प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन बी है मूल प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन सी है स्कीमा और ऑप्शन डी है संरक्षण। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो और बताओ क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 आपका सी होगा स्कीमा। याद रखना, जब भी पियाजे का नाम दिए और उसमें बात किया जाए आपका संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर,
आपके बिहेवियर को लेकर, तो एक बात याद रखना हमेशा स्कीमा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्वगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्र में संयोगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इस विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रबंधित करने। सुखात्मक बुद्धि का ये परिभाषा किसने दी है? मतलब क्वेश्चन में एक आपको व्याख्या दी गई है, एक परिभाषा दी गई है। आपको बताना है कि ये जो आपका परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डेनियल गोल्डमैन, मेयर एवं पीटर सोल्वे, पीटर एवं माइकल, या ऑप्शन डी है हाल्वर्सन। एक बार ध्यान से फिर से परिभाषा को देख लो और आराम से बताओ क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप ज़रूर याद रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? मतलब विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डायरेक्ट मैटर ऑफ मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, जो आपका अभिवृत्ति मापन है, जो एटीट्यूड मैटर है, उसको मेजर नहीं करता। इंटरव्यू हो गया, प्रोजेक्शन, प्रश्नवाली, या अवलोकन। देखो, आपका जो एप्टीट्यूड होता है, वो आप डायरेक्ट मेज़र कर सकते हो इंटरव्यू से। क्वेश्चन करके भी आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है और आपका जो माइंड है, जो आपकी कितनी नॉलेज है, एटीट्यूड को मा मेज़र किया जा सकता है। अवलोकन के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन जो आपका प्रोजेक्शन है, उसके द्वारा आपकी एटीट्यूड मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम को सत्यता प्रकट करता है? मतलब एक, अगर किसी को प्यास लगा हो तो उसको आप पानी के पास ला सकते हो, लेकिन उसको पीने के लिए आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हो। ये कथन थॉर्नडाइक के किस नियम को सत्यता प्रकट करता है, आपको ये बताना है। आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक का नियम, सेटेट एंड स्टेट में बीएड में पढ़ने को मिलता है। तो आपको बताना है कि कौन-सा रूल थॉर्नडाइक का फ़ॉलो कर रहा है यहाँ पे। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या बहुप्रतिक्रिया का नियम। एक बात और याद रखना, थॉर्नडाइक के जो 3 नियम थे, वो कौन-कौन से थे? तो पहला था आपका रीडनेस, एक्सरसाइज़ एंड इफ़ेक्ट। ठीक है? 3 आपके थॉर्नडाइक के नियम थे। ठीक है? तो इसका क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन-सा शिक्षण का स्तर नहीं है? देखो, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे आप गलती कर सकते हो। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करते हो और आप याद करने की कोशिश करते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन शिक्षण, मतलब आपका टीचिंग के बारे में पूछ रहा है कि कौन-सा लेवल नहीं है टीचिंग का? बेसिक लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, या रिफ्लेक्टिव लेवल? तो याद रखना, जो आपका बेसिक लेवल होता है, ठीक है, वो आपका शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बोलते हैं मेमोरी लेवल। देखो, बहुत चीज़ें ऐसे होते हैं जो आप एक टाइम पे आपको मेमोरी, जो आपका काफ़ी टीचिंग का एक लेवल का माना जाता है, उसमें आपको याद रखना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन-सा वॉन फ्रेनेबर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? इस क्वेश्चन को याद रखना कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का कौन-सा पार्ट नहीं है ब्रॉन फेवर के अनुसार? पहला ऑप्शन है माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, माइनर सिस्टम एंड मेसो सिस्टम। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और मैक्सिमम चांस ये सवाल फिर से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में सवाल फिर से आ रहे हैं। जस्ट अभी झारखंड लेडी सुपरवाइजर साइकोलॉजी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी सवाल आपके पूछे गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, माइनर सिस्टम। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बीपीएससी पैटर्न पे है। इमोशन, ठीक है, और आपके इंस्टिंक्ट्स, जो आपकी मूल प्रवृत्ति होती है, उसमें कौन सा सही मिलान नहीं है? तो पहला आपका है क्रोध निवृत्ति,
अधिकार, संग्रह, आश्चर्य, जिज्ञासा, भय और पलायन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आपकी एंगर होता है वो रिपल्सन का कंटेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 है, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है सामाजिकरण पर चर्चा। ऑप्शन बी है सामाजिक मूल्यों पर निबंध प्रतियोगिता। ऑप्शन सी सामाजिक गतिविधियों का आयोजन या ऑप्शन डी सामाजिक संबंधों का वृत्त चित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत, सामाजिक, बौद्धिक या आपका स्वगात्मक। आपने पढ़ा होगा एस्टीम नीड्स ऑफ थ्योरी, जो आपके हायरार्किकल थ्योरी के अंदर मैस्लो के अंदर आपको पढ़ना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्य बाकर मेहदी के सिद्धांत्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन को पहले आप वीवीआई क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना, क्योंकि आपके बाकर मेहदी से पिछले बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपको बताना है कि कौन मेहदी टेस्ट क्रिएटिविटी से रिलेट नहीं करता। पहला ऑप्शन है असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, युग्म के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य, या ऑप्शन सी उत्पाद सुधार संबंधी कार्य, या ऑप्शन डी पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आस्क एंड गेस रिलेटेड टास्क। आपको कभी भी बैकर मैट्रिक टेस्ट के रिलेट नहीं मिलेगा। जो आपके क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी मतलब होता है कि कभी भी उसमें आपको अनुमान लगा नहीं सकते, उसमें आपको 100% राइट आंसर होना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्तित्व भिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है? आपको इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। तो इन पहला ऑप्शन मैं रीड करता हूँ, कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते। बिल्कुल, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, व्यक्तित्व विभिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है। बिल्कुल, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं वो डिफरेंट एरिया से बिलोंग कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, व्यक्तित्व विभिन्नताएं विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी है, व्यक्तित्व विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता कारण उत्पन्न होती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है वो सिर्फ आपको हेरिडिटी से बिलोंग नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें आपका एनवायरनमेंट जो आपका वातावरण होता है उस पर भी डिपेंड होता है। तो सिर्फ आप हेरिडिटी आपके जीन को आप उसे दोषी नहीं दे सकते हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सवाल आपके एनसीईआरटी से पूछा गया है कि व्यक्तित्व अध्ययन की सिल्कुन विधि के जनक कौन माने जाते हैं? ट्रेट थ्योरी फॉर स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से मैंने बहुत सारे टॉप 50 क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी जो चैप्टर हैं उसमें भी पर्सनालिटी आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। उसमें भी मैंने एनसीईआरटी सीरीज कंप्लीट कराया हुआ है। तो सारे टॉपिक्स आपको प्रीवियस ईयर जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करना, उसमें आपको कंप्लीट सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पोर्ट। याद रखना कि ट्रेट थ्योरी फॉर स्टडी ऑफ पर्सनालिटी के फादर एल्बर्ट को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, संप्रेषण कौशल में निम्नलिखित युग में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? पहला ऑप्शन है सुनना और लिखना, बोलना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, या ऑप्शन डी बोलना और लिखना। ध्यान से क्वेश्चन को ट्रीट करना, सही पूछा है आपसे।
तो याद रखना, किसी भी बेटर कम्युनिकेशन स्किल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका लिसनिंग। अगर आप सुनने की हैबिट रखते हो तो एक अच्छा आप लिसनर बन सकते हो, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बहुत लोग को सुनने की हैबिट नहीं होती है, सुनाने में ज़्यादा उनको मज़ा आता है। तो ऐसे इंसान मतलब इन फ्यूचर गोल ओरिएंटेड सही उनका नहीं होता। जितने अच्छा आप लिसनर बनोगे, जितना अच्छा आप रीडनर बनोगे, उतना आप लाइफ में अच्छे गोल अचीव कर पाओगे, क्योंकि सुनने वाला इंसान हर बात सुनता है, सुनने पे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि त्रितंत्री सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक बुद्धि का प्रकार नहीं है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एनालिटिकल, क्रिएटिव, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जरूर विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना और याद रखना कि जो आपका थ्योरेटिकल है कभी भी आपका इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है। एक आपका जो थ्योरेटिकल जितने भी आप रट्टा मारते हो, थ्योरी पढ़ते हो, वो कभी भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी बुद्धि का एक पार्ट नहीं माना जाता। जबकि एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल ये सब आपके इंटेलिजेंस के पार्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोलर वर्ग के सिद्धांत के अनुसार 21 स्तर की नैतिकता, जब नैतिकता में स्व स्वीकृति नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्री कॉन्वेंशनल। आपने कोलर वर्ग का सिद्धांत पढ़ा होगा अगर, तो आसानी से आपको पता होगा प्री कन्वेंशनल क्या होता है, कन्वेंशनल क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल एंड नॉन ऑफ दिस। ये आपने सीटेट, बीएड प्लस स्टेट में पढ़ने को आपको मिलता है अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो। तो आपको बताना है कि कॉलर वर्ग का जो थ्योरी था, नैतिकता का सिद्धांत में भी, जिसे आप मोरालिटी बोलते हो, आपको याद हो रहा होगा। तो मोरल प्रिंसिपल किसके अंदर होता है। क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल। निम्नलिखित में कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी का भी गलत आंसर नहीं होना चाहिए। देखो, पहला ऑप्शन है, ये आपकी सदिकरण की अवस्था मतलब ट्रेडिशनल पीरियड है, मतलब इसमें आपका बहुत कुछ चेंज होता है। ठीक है, ट्रांजिशनल पीरियड बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है, यह एक आशुकताओं की अवस्था है, मतलब इट इज़ अ टाइम ऑफ अनरीज़नेबल, मतलब जो आपकी रियल होता है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी है, ये पहचान की खोज के समय है। बिल्कुल, आप जब किशोरावस्था में जाते हो तो अपने आप को, आपकी आइडेंटिटी को खोजने लगते हो कि हमें क्या करना है, हमें लाइफ में क्या अचीव करना है। ऑप्शन डी है, ये यौन आरंभ की दहलीज है, मतलब एक थ्रेशोल्ड सेक्स को लेकर या आपकी किशोरावस्था का एक शुरुआत दौर माना जाता है। ये भी आपका सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि हु डेवलप द थेमेटिक एब्सरेशन टेस्ट फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। पहला ऑप्शन है मरे एंड मॉर्गन, बैलक, आइंजेक या अल्पोर्ट एवं कैटल। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है आपके लिए और रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन बनाने का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फाइंड करने का। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। और आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है। तो पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स प्लस ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड मिलने वाला है। ठीक है, तो उसको ज़रूर जॉइन करना। ये बहुत मस्त होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे ज़रूर आप अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मोरे एंड मॉर्गन। याद रखना ये क्वेश्चन को कि थेमेटिक एप्सरेशन टेस्ट पर्सनालिटी असेसमेंट को लेकर डेवलप जिन्होंने किया था वो थे मरे एंड मॉर्गन। जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता पुनर्वलन प्रदान किया जाता है तो किस प्रकार की पुनर्वलन अनुसूची होती है। तो पहला ऑप्शन है निश्चित अनुपात, ऑप्शन बी है परिवर्तनशील अनुपात,
निश्चित अंतराल या ऑप्शन डी परिवर्तनशील अंतराल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिक्स रेशियो। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांतानुसार किशोर अवस्था क्या है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, किशोर अवस्था का टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है? आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से रीड कीजिए और बताइए कि क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है अर्थहीन विषय वस्तु, परिपक्वता की कमी, अभिप्रेरणा की कमी या सूचनात्मक प्रतिपुष्टि। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, ये एक किसका उदाहरण है? काफ़ी बेसिक्स और डेली लाइफ एग्जाम्पल है, बस आपको बताना है कि किसका एक एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है आंतरिक मोटिवेशन का, एक्सटर्नल मोटिवेशन, इनिटेट मोटिवेशन या इनमें से कोई नहीं। देखो, ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत लोग जो आजकल रील बना रहे हैं, वो सिर्फ़ दूसरों को हेल्प इसलिए करते हैं कि लोग रील को देखकर उनको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, इसीलिए दूसरों को हेल्प करने का वीडियो बनाते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं अपने व्यूज़ से। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यूज़ के लिए नहीं, सिर्फ़ दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि आप भी गरीबों को हेल्प करें, ठीक है? तो इसमें जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है? कि जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया कि लोग इसलिए दूसरों को हेल्प करते हैं कि और वीडियो अपलोड करते हैं कि उनको व्यूज़ मिले, उनसे पैसे मिले। तो रोहित ऐसा ही करता है, दूसरों को प्रशंसा इसलिए करता है, दूसरों की सहायता इसलिए करता है कि उसकी प्रशंसा की जाए। तो एक किसका एग्जांपल है? तो आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिए कि लोग इसलिए दूसरों को हेल्प करते हैं कि उससे दूसरे इंसान सीखे और लोगों की मदद करना सीखे, वो है आपका इंटरनल मोटिवेशन। उम्मीद करता हूँ दोनों आपके डाउट क्लियर होंगे और दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन आपने एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक 15 वर्ष का बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जब उसकी मानसिक आयु 12 है? देखो, ऐसे क्वेश्चन चाहे आपका स्टेट हो, बीपीएससी में 1 से 2 बार हर एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल है। जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में सैटरडे का, उसमें मैंने इसका फ़ॉर्मूला बताया था, तो उस फ़ॉर्मूले से आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी का विकास करने हेतु निम्नलिखित में कौन-सा कार्य आप नहीं करोगे? मतलब कि अगर एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों के जो क्रिएट करने का कौन-सा विकास को डेवलपमेंट करने का कार्य नहीं करोगे? पहला ऑप्शन है मौलिकता का प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है भय को दूर करना, प्रतिक्रिया का स्वतंत्रता या अपसारी चिंतन का परिवार, ठीक है? देखो, ये बात कर रहा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो कभी भी एक अच्छे टीचर कभी भी डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रोत्साहन नहीं करेगा, कभी भी उसको बढ़ावा नहीं देगा, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको क्रिएटिविटी को कम करता है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विकास जो केंद्र के प्रति की ओर बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ये सवाल आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो कि विकास का जो डेवलपमेंट का कौन-सा केंद्र है, जो आपके परिधि की ओर बढ़ता है? पहला ऑप्शन है सिफेलिक कॉर्डल, ऑप्शन बी है प्रोक्सिमोडिस्टल या सर्पिल या आपका वृत्तीय। इस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर। अगर आप इसका इंग्लिश केंद्र पूछोगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले केंद्र से प्रधि की ओर, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछ लेता सर से पैर की ओर, ठीक है, जो आपका हेड है, टू फीट, ठीक है, सर से पैर की ओर, तो आपका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। अगर केंद्र पूछे
अगर आपसे सेंटर टू द पेरिफेरी पूछे तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका विकास जो आपका डेवलपमेंट है, अगर आपका सर से पैर की ओर जा रहा है पूछले एग्जाम में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस 2 डिफरेंस को ज़रूर याद रखना, हर बार एग्जाम में सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको बताना है कि भूख एवं प्यास किस प्रकार की अभिप्रेरक है? एक्सटर्नल, एक्वायर्ड, इंटरनल या सोशल? उससे पहले उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना। चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखना और बहुत जल्द आप लोग के लिए एनसीईआरटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पेड ग्रुप में, उसको ज़रूर एनरोल करो। 500 में इतना पैसा तो खुद पे खर्च करते हो, एक लिपस्टिक पे या फिर आप बर्गर खाने में, एक मूवी देखने में तो इतना आप लोग खुद स्पेंड कर देते हो। लेकिन खुद पे जब तक आप खर्च नहीं करते हो, तब तक आप खुद पे सीरियस भी नहीं होते हो। इसलिए आपके लिए इतना मिनिमम प्राइस रखा है कि हर कोई इसे अचीव कर सके और एक अच्छा कंपटीशन हो सके, एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन हो सके आपके बीच। इसलिए हमने कम प्राइस में जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे उतना मज़ा आएगा ग्रुप डिस्कस करने में। एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो अपना रैंक देखने में कि अपना कितने बच्चों में अपना कितना रैंक ला पाते हो। तो कंपटीशन काफ़ी मस्त होने वाला है, उसे ज़रूर एनरोल करना, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आपका भूख है, प्यास है, प्यार है, ये सब आपके इंटरनल मोटिवेशन है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको कॉन्फिडेंट मिल सके कि आपकी तैयारी और कितनी है और कितनी आपको मेहनत करनी है। अगर आप इसका पेड ग्रुप लेना चाहते हो, सिर्फ आपको 500 में साइकोलॉजी का कंप्लीट नोट्स, जिसमें आपको एनसीईआरटी 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज थ्योरी, जीके जीएस प्रीवियस 15 प्रैक्टिस सेट, लैंग्वेज पेपर प्रीवियस ईयर 15 प्रैक्टिस सेट, प्लस आपको गाइड किया ही जाता है कैसे एग्जाम की तैयारी करोगे, किस टॉपिक को आपको स्किप करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कंप्लीट आपको बताया जाएगा। प्लस आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलते हैं, जिससे आप बेटर तैयारी कर सकते हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सकते हो। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल, प्लस आपको हर चीज़ मिलेगा जो आपको डाउट हो, डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ इन 500, ठीक है? तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। जल्दी से एनरोल करो, बहुत आज ही आपका टेस्ट सीरीज एक अवेलेबल है, उससे भी एनरोल कर सकते हो आज ही करके, उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।